Dear students, welcome to lecture number 8 of chapter 13 Current Electricity। इस लेक्चर में हम चैप्टर 13 के शॉर्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर्स को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 13.1, अगर हमारे पास एक कॉपर वायर है और उसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कर दें या हमारे पास जो वायर है उसकी लेंथ को या उस वायर के टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए। टू आंसर दिस क्वेश्चन, जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डेवलप होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस V के, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और लेंथ के। जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, it is directly proportional to length and temperature, और हमारे पास लेंथ डिक्रीज करने से या टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो हमारे पास जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन 13.2, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। इसका आंसर में हम सिंपली कहते हैं कि नो बैंड्स इन ए वायर डजंट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जबकि ये जो कांस्टेंट रो है ये रेजिस्टिविटी ऑफ कहलाती है और ये नेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है। तो आर जो है वो डिपेंड कर रहा है डायमेंशन ऑफ L and dimension of A, therefore bands do not change the dimensions, bands dimensions को चेंज नहीं करते, इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13.3, इसमें हमें दो रेजिस्टर्स A और B गिवन है, हमें इनकी रेजिस्टेंसेस फाइंड करनी है यूजिंग कलर कोड। इसके लिए टेबल ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। दूसरा ये टॉलरेंस फाइंड आउट करनी है इन्हीं रेजिस्टर्स की, और ये बताना है कि टॉलरेंस से क्या मुराद है। तो हम पहले फर्स्ट जो है वो रजिस्टर ले लेते हैं। इसमें हमें जो पहला पैड नज़र आ रहा है वो ब्राउन है, और ब्राउन हमारे पास यहाँ पे जो नंबर हमें मिल रहा है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। सेकंड जो हमें नज़र आ रहा है वो ग्रीन है, और ग्रीन के लिए हमारे पास जो नंबर हमें टेबल में नज़र आ रहा है वो 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। थर्ड जो हमें बैंड नज़र आ रहा है वो हमें रेड नज़र आ रहा है, और यहाँ पे रेड के लिए हमारे पास जो नंबर है वो ये 2 है, तो हम 2 लिखने के बजाय 2 ज़ीरोस लिख देंगे, और 1500 रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1500। और लास्ट बैंड जो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड का है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस ±5% होती है, तो हम वो ऐड कर देंगे। इसी तरह सेकेंड रजिस्टर के लिए येलो हमें पहला बैंड येलो नज़र आ रहा है, तो येलो के लिए हमारे पास जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। सेकंड हमारे पास वाइट के लिए हमारे पास ये लास्ट नंबर है 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। और लास्ट थर्ड जो बैंड है वो हमारे पास ऑरेंज कलर का है, और ऑरेंज हमारे पास यहाँ पे नंबर हमें दे रहा है 3, तो हम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 लिखेंगे, तो 49,000 रेजिस्टेंस बनेगी। और लास्ट बैंड सिल्वर की वजह से ±10% इसकी टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस इज द
possible variation of a resistance from the marked value, हम उसे टॉलरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो हमारे पास जो इसकी टॉलरेंस है वो +-10, अगर ये भी गिवन है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की जो टॉलरेंस होगी, जो वेरी कर सकती है ये रेजिस्टेंस, वो इसका हम 10% निकालेंगे तो इसका 10% 100 आएगा। वो 100 इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से 900, जबकि ऐड करने से 1100, तो जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 900 और 1100 के दरमियान में वेरी कर सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन 13.4, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर? टेम्परेचर के साथ किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफर करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं उसकी वजह से ऑफर होती है। और जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं किसी भी कंडक्टर का, तो उसके एटम्स की जो वाइब्रेशन है, उसका एम्पलीट्यूड जो है एटम की वाइब्रेशन का, वो इंक्रीज हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है एटम्स के साथ कोलाइड करने की, वो बढ़ जाएगी। और उसके बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13.5, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ ए लाइटेड बल्ब ओबेज ओम्स लॉ? कोई भी फिलामेंट बल्ब ओम लॉ को ओबे करता है या नहीं, इसके लिए क्या डिफिकल्टीज होंगी? तो हम जानते हैं कि ओम लॉ कहता है कि जब कोई करंट किसी कंडक्टर से पास होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन कंडीशन ये होती है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर जो है वो चेंज ना हो, बल्कि कांस्टेंट रहे। मीन्स कि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन हम जब किसी फिलामेंट बल्ब से करंट पास करते हैं तो इनिशियली टेम्परेचर जो है वो फिलामेंट का वो लो रहता है, और रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है, और ये ओम लॉ को ओबे करता है। बट टाइम के साथ साथ जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो फिलामेंट की इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और ओम लॉ ओबे नहीं होता, क्योंकि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 13.6, is the filament resistance lower or higher in 500 watt to 20 volt light bulb and 100 watt to 20 volt bulb? हमें दो बल्ब, ये एक 500 वाट और दूसरा 100 वाट में, दोनों की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है कि कौन सी रेजिस्टेंस लार्जर है और कौन सी स्मॉल। तो हम पावर का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होती है। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास रेजिस्टेंस R1 के लिए हम पावर जो है वो 500 यूज़ करेंगे, वोल्टेज 220 वोल्ट, हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यू 96.8 ओम आएगी। सेकंड केस में यही फार्मूला यूज़ करते हुए R2 फाइंड करेंगे, लेकिन जो हमारे पास पावर होगी वो 100 वाट होगी, इससे हमारे पास रेजिस्टेंस 484 ओम आ जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस R1 है वो लेस देन है R2 के। हम कह सकते हैं जो फर्स्ट बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कम है, और जो सेकंड बल्ब जो हमें 100 वाट का, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 13.7, describe a circuit which will give a continuously varying potential। एक ऐसा सर्किट डिस्क्राइब करें जो कि हमें continuously varying potential देता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि continuously varying potential के लिए हम एक रियोस्टेट को यूज़ करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, और पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया जा सकता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। यहाँ पे हम रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ होता है उसके ज़रिए हम सर्किट को डिस्क्राइब करते हैं।
हमारे पास एक सर्किट है जिसको हमने पोटेंशियल V दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो R है, और यहाँ पे हम दो टर्मिनल B और C ले लेते हैं। इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज इसके क्रॉस मेजर करेगा लगा देते हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज VBC होगी जो कि हमें मेजर करनी है। इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो कैपिटल I फ्लो कर रही है, जिसको हम ओम लॉ से I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। अब हमें वेरिएबल पोटेंशियल VBC, जिसको हम कॉन्टैक्ट C को मूव करके चेंज कर सकते हैं, फाइंड आउट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ओम लॉ ही हम यूज़ करते हैं। VBC इज इक्वल टू IR, लेकिन R हमारे पास यहाँ स्मॉल होगा, B और C के दरमियान में रेजिस्टेंस हमारे पास स्मॉल R है। I की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, V/R पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा R स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R डिवाइड बाई D। ये VBC डिपेंड कर रहा है स्मॉल r के ऊपर। जैसे जैसे हम स्मॉल r को B पॉइंट से C या A की तरफ मूव करेंगे तो स्मॉल r बढ़ता चला जाएगा, तो VBC भी बढ़ता चला जाएगा। और हम इसको अगर कम करना चाहें तो इसको A से B की तरफ मूव करेंगे तो स्मॉल r के डिक्रीज होने से VBC डिक्रीज होता चला जाएगा। इस तरह हम इसको रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.8, explain why the terminal potential difference of a battery decreases when the current drawn from it is increased। किसी भी बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज होता है जब हम इसमें से करंट ज़्यादा ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। यहाँ पे जो करंट है, जैसे जैसे हम इस करंट को इंक्रीज करते हैं तो ये हमारे पास ये फैक्टर लार्ज हो जाता है और इस इक्वेशन के मुताबिक VT डिक्रीज हो जाए। इससे ये मालूम होता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हम बैटरी का जो है वो हमेशा डिक्रीज हो जाएगा जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 13.9, what is Wheatstone bridge? How can it be used to determine the unknown resistance? Wheatstone bridge क्या होता है और इसको unknown resistance फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। तो इसके आंसर के लिए हम जानते हैं कि Wheatstone bridge जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि चार अननोन रेजिस्टेंस जो कि मैश की फॉर्म में फॉर्म होती हैं, इनको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट पास नहीं होगी और ये हमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे हम लिख सकते हैं R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। अगर हमें तीन रेजिस्टेंसेस नोन हो R1, 2 एंड 3 तो हम कोई चौथी रेजिस्टेंस R4 फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। सो इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस।